प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं कुलदीप शर्मा, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुंडो, जिला मंडी, हर घर पाठशाला के आज के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका जो अध्याय वर्तमान समय में चल रहा है, उसका नाम है द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण उद्योग। दोस्तों, द्वितीय क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके अधिक उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार सभी उद्योग धंधे द्वितीय क्रियाकलाप की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें वस्तुओं का स्वरूप जो है वो परिवर्तित हो जाता है और इनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ऊर्जा स्रोतों जैसे कि कोयला, जल शक्ति और पेट्रोलियम के प्रयोग के कारण बड़े पैमाने पर विनिर्माण कार्यों में सहायता मिली है, जैसे कि कपास से धागा बनाना, कपड़ा बनाना, लोहे से स्टील मशीनें और विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण, मोटरों, गाड़ियों का निर्माण इत्यादि। ये सभी प्रक्रियाएं द्वितीय क्रियाकलाप के ही उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे लोहा और इस्पात उद्योग, इसकी प्रमुख विशेषताएं और इसके विश्व वितरण के बारे में। लोहा और इस्पात उद्योग जो है, इसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अन्य उद्योग जो हैं वो अपने कच्चे माल के लिए इस उद्योग पर निर्भर करते हैं। यह एक सस्ती और मजबूत धातु है जो कि निर्माण उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इससे रेल, गार्डर, भारी मशीनें, पुलों, रेलों की पटरियाँ, रेलों के डिब्बे, गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ इत्यादि जो है इनका निर्माण किया जाता है। यह एक भारी उद्योग है। लोहा और इस्पात उद्योग को भारी उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण में लोहा, चूना, मैग्नीज, कोयला आदि सभी भारी मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। अंत में तैयार माल जो होता है वो भी भारी होता है। शुद्ध रूप में लोहा कुछ मुलायम होता है तथा इसे कठोर और इसकी मशीनें बनाने के लिए इसको मजबूत करने के लिए इसमें मैग्नीज और कुछ अन्य तत्व थोड़ी बहुत मात्रा में मिलाए जाते हैं। लोहा खनिज रूप में खदानों से प्राप्त किया जाता है। इसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं जिनको दूर करने की प्रक्रिया को स्मेटिंग कहते हैं। पिघले हुए साफ लोहे को पिग आयरन कहते हैं, जिसमें अन्य धातु मिलाकर इसकी स्टील बनती है। लोहा और इस्पात उद्योग की स्थिति की अगर हम बात करें तो परंपरागत स्टील उद्योग के जो कारखाने थे वो कच्चे माल के आसपास ही स्थापित किए जाते थे, क्योंकि स्टील उत्पादन में कोयला, लोहा, खनिज, चूने का पत्थर भारी मात्रा में प्रयोग होते हैं। ये वस्तुएं समीप होने से इनके परिवहन पर कम खर्च पड़ता है। स्टील के कुछ कारखाने खनिज क्षेत्रों से दूर भी स्थापित किए गए हैं, जैसे कि किसी बंदरगाह नगर के पास, जहां कोयला और खनिज लोहा पानी के मार्ग से विदेशों से कम खर्च पर मंगवाया जा सकता हो। एक तीसरी प्रकार की इसकी स्थिति होती है मार्केट के पास। यह प्रायः कारखाने जो हैं छोटे होते हैं, जो स्टील की स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। इनके लिए लोहा खनिज की बजाय पुराना या टूटा फूटा स्क्रैप आयरन हो सकता है, जो स्थानीय तौर पर उपलब्ध इकट्ठा किया जाता है। ऊर्जा के लिए बिजली का प्रयोग भी इस प्रकार के कारखानों में किया जा सकता है। भारत में ऐसी अनेक बिजली से चलने वाली भट्टियां हैं, जैसे कि पंजाब में गोविंदगढ़ में। इन पर कम खर्च होता है। कच्चा माल समीप में ही उपलब्ध स्क्रैप और बिक्री के लिए स्थानीय मार्केट सब इसके लिए लाभदायक परिस्थितियां होती हैं। आगे हम बात करेंगे स्टील उद्योग के विश्व वितरण की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। स्टील उद्योग जो है, इसमें भारी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए संसार के ज़्यादातर जो विकसित राष्ट्र हैं उसमें इसका संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए और कनाडा दो कंट्री ऐसे हैं जहां पर इसका संकेंद्रण अधिक है। यूएसए में अधिकतर उत्पादन क्षेत्र इसके हैं। अपलेशियन क्षेत्रों में पिट्सबर्ग, शिकागो, गैरी, इरी, क्लीवलैंड, लॉरेन, बफेलो, डुलुथ। पश्चिमी तटीय क्षेत्र के आसपास स्पैरो पॉइंट, मॉरिसविले इत्यादि इसके प्रमुख केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त डेनवर, टिकोमा, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में भी स्टील उद्योग का काफ़ी वितरण पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस,
पश्चिमी रूस, पोलैंड, इटली और बेल्जियम में इसके प्रमुख कारखाने पाए जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम में स्टील के उत्पादन के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें बर्मिंघम और शेफील्ड हैं। जर्मनी में इसके प्रमुख केंद्र डार्टमंड, डुज़लफोर्ड और इसन नगर हैं। फ्रांस में ली क्रोजेट, सेंट एंटिनी और रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, तुला, कुजनेतस्क, यूक्रेन इत्यादि इसके प्रमुख केंद्र हैं। यूरोप के मानचित्र में ये जो आप यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर इसका संकेंद्रण अधिक पाया जाता है, जहाँ पर लोहा और इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र स्थापित किए गए हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख देश हैं जहाँ पर लोहा और इस्पात उद्योग अधिक विकसित हुआ है। इनमें जापान, चीन और भारत शामिल हैं। जापान में नागासाकी, टोक्यो, याबाता, कोब, ओसाका, कामाशी, याकोहामा इसके प्रमुख केंद्र हैं तथा चीन में आनशान, शानटुंग, चुंगकिंग, शंघाई, वुहान इसके प्रमुख नगर हैं तथा भारत में इसके प्रमुख कारखाने जो हैं उनमें जमशेदपुर, कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, भद्रावती और विजयनगर इसके प्रमुख केंद्र हैं। इस विश्व मानचित्र के ऊपर जहाँ जहाँ पर आपको ये ब्लैक डॉट्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लोहा और इस्पात उद्योग का संकेंद्रण अधिक है। और भारत में ये जो अभी आप भारत का मानचित्र देख रहे हो, इसमें ये जो स्पॉट आपको दिखाए गए हैं, ये लोहा और इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, जिसमें कि जमशेदपुर, कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, झेलम, विशाखापट्टनम, भद्रावती और विजयनगर इसके प्रमुख केंद्र हैं। इसके हमारा अगला उपविषय है सूती वस्त्र उद्योग। परंपरागत सूती कपड़ा उद्योग इंग्लैंड और यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और रूस में था। रूस को छोड़कर अन्य देश भारत, मिस्र और यूएसए से कपास का आयात करते थे। इससे धागा और कपड़ा बनाकर इन्हीं देशों को निर्यात किया जाता था। यूरोपीय देशों में कोयले की शक्ति और औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों के आविष्कार से सस्ता कपड़ा बनाने में सुविधाएं प्राप्त थी। बाद में कपास पैदा करने वाले देश भारत, पाकिस्तान, मिस्र, यूएसए में भी स्थानीय जनसंख्या की कपड़े की मांग पूरी करने के लिए सूती कपड़े के कारखाने चलाए जाने लगे। सूती वस्त्र उद्योग 3 उपक्षेत्रों में काम करता है, जिसमें कि हथकरघा, बिजली की खड्डियाँ और सूती कपड़ा मिलें। इसमें जो हथकरघा है, इसमें अधिक श्रमिक काम करते हैं। श्रम अर्धशिक्षित भी हो सकते हैं। ज़्यादा पूंजी निवेश की आवश्यकता इसमें नहीं होती। उद्योग के इस उपक्षेत्र में धागा बनाने, कपड़ा बुनने और मार्केट में बिक्री के लिए माल तैयार किया जाता है। बिजली से चलने वाली खड्डियाँ, इससे मशीनों से कपड़ा बनाया जाता है और श्रमिक कम संख्या में काम करते हैं। मशीनों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार कम लोगों को मिलता है। तीसरा जो इसका बड़ा उपक्षेत्र है, उसको हम बोलते हैं कॉटन मिल सेक्टर या सूती कपड़ा मिलें। इसमें बढ़िया आधुनिक और स्वचालित मशीनों की ज़रूरत होती है। मिल मजदूर शिक्षित और कार्यकुशल होते हैं। ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तैयार कपड़ा कई नए डिज़ाइनों में बनता है। इसमें संपूर्ण मिलों में धागा, कपड़ा और बिक्री के लिए माल तैयार होता है। कुछ मिलें केवल धागा तैयार करती हैं, कुछ मिलें केवल रंगाई का काम करती हैं और कुछ मिलें केवल कपड़ा तैयार करने का काम करती हैं। इसमें मशीनों, कच्चा माल और कारखानों के निर्माण पर भारी खर्चा होता है। अधिक पूंजी निवेश की ज़रूरत होती है। सूती कपड़ा उद्योग का विश्व वितरण। सूती कपड़ा उत्पादन में भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी शामिल हैं। इनमें भारत, चीन, यूएसए संसार के मुख्य सूती कपड़ा उत्पादक देश हैं।
भारत, चीन, यूएसए, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मिस्र विश्व के कुल सूती कपड़े उत्पादन का आधा भाग तैयार करते हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और जापान सूती कपड़ा तैयार करते हैं, परंतु वे कपास के लिए विदेशों पर निर्भर करते हैं। इन देशों में बढ़िया चमकदार लंबे रेशे वाली कपास से बढ़िया कपड़ा बनता है। संसार की कपास की आधी आयात यूरोपीय देश करते हैं। सूती कपड़ा उद्योग को कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता है, जिसे धोने प्रयोग करने में सरल काम है। यूरोपीय देशों में मजदूरी महंगी होने से वहाँ सूती कपड़ा उत्पादन में कमी आ रही है। जर्मनी से विशेष रूप से उत्पादन जो है वहाँ पर वो घट गया है। पश्चिमी देशों में सिले सिलाए कपड़े आयात करने का रिवाज बढ़ रहा है। भारत, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग इस क्षेत्र में दोनों सूती कपड़ा और सिले हुए कपड़े बनाने में मुख्य उत्पादक और निर्यातक देश हैं। सूती कपड़ा उद्योग जो है उसका वितरण यदि हम देखें तो इस मानचित्र के ऊपर जहाँ पर आपको ये ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे हैं वहाँ वहाँ पर सूती कपड़ा मिलों का संकेंद्रण अधिक है। यदि हम भारत के मानचित्र को देखें तो इसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक और तमिलनाडु में सूती वस्त्र मिलों का संकेंद्रण अधिक है तथा पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल और कुछ कारखाने झारखंड और बिहार में स्थापित किए गए हैं। अगला हमारा उपविषय है हाईटेक इंडस्ट्रीज़ या उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। यह एक नई पीढ़ी या नए ज़माने के उद्योगों की संकल्पना है। अब हम इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। ये जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग होते हैं इनमें गहन रिसर्च और डेवलपमेंट का उद्योगों और वैज्ञानिक उत्पादों का इनमें प्रयोग किया जाता है। श्रम शक्ति में अधिकांश लोग कार्यकुशल होते हैं तथा इन उद्योगों का काम बाकी उद्योगों की अपेक्षा साफ सुथरा होता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में निपुण कार्यकुशल और विशेषज्ञों की जो गिनती है वो उत्पादन में लगे श्रमिकों की अपेक्षा अधिक होती है। उत्पादन कार्यों में कंप्यूटर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और रोबोट्स का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। शोध कार्यों, धात्विक कार्यों, विनिर्माण प्रक्रिया जितने भी कार्य होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ज़्यादा होता है और मानवीय कंट्रोल कम होता है। नई प्रकार के रासायनिक उत्पादों, दवाइयों की खोजें ये सारे जो उत्पादन हैं वो इस उद्योग की कैटेगरी में आते हैं। इन उद्योगों में दफ्तर और कारखाने साफ सुथरे होते हैं। दूर दूर तक फैले दफ्तर, वर्कशॉप और शोधशालाएं होती हैं। हाईटेक उद्योगों में कारखाने और गोदाम दिखाई देते हैं, ना कि भारी भरकम उत्पादन केंद्र। इनमें हर चीज़ जो है वो नियोजित ढंग से स्थापित की जाती है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग अर्थात हाईटेक इंडस्ट्रीज़ उद्योग क्रियाकलाप जो हैं ये आत्मनिर्भर हैं और कई प्रादेशिक क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिन्हें हम प्रौद्योगिक ध्रुव कहते हैं, क्योंकि इनमें विज्ञान और नगर दूसरे उच्च औद्योगिक स्कूल सम्मिलित हैं। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन घाटी और सिएटल में सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुवों के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में केरल में इस प्रकार प्रौद्योगिकी पर आधारित सिलिकॉन घाटी का उदय हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे आज के 3 उपविषय, लोहा और इस्पात उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हाईटेक इंडस्ट्रीज़। इसी के साथ धन्यवाद।